महापुरुष महामानव कांशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम सारे इकट्ठे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और एक नई उम्मीद के साथ उनके मिशन को अंजाम देने का फैसला करके हम यहाँ आज जो उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। साथियों, बहुजन द्रविड़ पार्टी के लिए हम आगे की कैसी रणनीति बनाएं, ये कार्यकारिणी समिति जो आज हमने यहाँ बुलाई हुई है, इसे हम आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर हमारा आज का चिंतन होना है। द्रविड़ पार्टी द्रविड़ों के लिए, द्रविड़ कौन है? फर्स्ट तो हमें यही समझना पड़ेगा, क्या मैं द्रविड़ हूं? साथियों, भारत जो है ये द्रविड़ों का देश था। जब द्रविड़ हम गुलाम बने आर्यंस के आने की वजह से, उन्होंने अपनी जो नीतियां बनाई, उन नीतियों को तोड़ने के लिए समय समय पर महामानव हमारे देश में पैदा होते आए हैं। इसी में सिख गुरुओं में गुरु नानक साहब जी ने जो कदम रखा, द्रविड़ों को जो जातियों में बांटा गया, जाति के अनुसार उन्हें कर्म बांटे गए, उसी पर गुरु नानक साहब जी ने सारे द्रविड़ों को, जातियों को अलग हटाकर एक सिस्टम खड़ा किया, जिसे सिख का नाम दिया, सिखी का नाम दिया। हमारे महापुरुषों के आंदोलन, संघर्षकारी आंदोलन, उनके क्षेत्र में, उनकी जातियों में दफन हो जाए, इसके लिए आर्यंस ने फिर षड्यंत्र किया। यही कारण है कि गुरु नानक साहब जी, कांशीराम साहब जी, हमारे पेरियार साहब, हमारे फूले साहब, माता सावित्री आज अपने क्षेत्रों में सीमित होकर रह गए। द्रविड़ों का ये जो संघर्ष है, इसे पूरे भारत में फैलाने के लिए आज बहुजन द्रविड़ पार्टी संघर्षरत है, प्रयासरत है बोलिए, या फिर वचनबद्ध है। इसके साथ हमें आगे काम करना है। जैसे जो क्रांति सिखों में गुरु नानक साहब जी ने किया, कास्ट, आज देश में हमें कास्ट का गुलाम बनाया गया, कास्ट सिस्टम का। आज लोग सोचते हैं कि हम अपनी जाति अगर त्याग देंगे तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख कर गए हैं कि इस देश में जाति नहीं वर्ग व्यवस्था होगी। षड्यंत्रकारियों ने हमारे लिए सिस्टम बनाया क्या? जो वर्ग व्यवस्था होनी चाहिए तो उसे जाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट दिया इन्होंने, जो कि वास्तव में क्लास सर्टिफिकेट है, ताकि हम जाति छोड़ ना सके। सिख में गुरु साहब ने जो सिक्खी बनाई, कास्टिज्म को तोड़ दिया। अब कास्ट आपका आधार है नहीं, आपका मैटर ही नहीं है कास्ट, इसलिए मैंने सिक्खी धारण किया। अब आपका जो मेन उद्देश्य है आपकी जिंदगी का, वो है गुलामी से आजादी। हमारा उद्देश्य है राजशाही, कास्ट नहीं। सिखों के सामने जो देश और दुनिया घुटने टेकती है, वो इसलिए नहीं टेकती, कोई आम बात नहीं है, क्योंकि सिक्खी के लिए कास्ट मुद्दा ही नहीं है। गुरु साहब ने जिसे सिख बना दिया, जो गुरु का सिंह सज गया, वो कास्ट से ऊपर चला गया। कास्ट उसका मुद्दा नहीं है। गुरु साहब ने सिस्टम बनाया, जब कास्ट खत्म हो गई, अपने कर्म खुद करो, अपनी सफाई का काम खुद करो, अपने कपड़े खुद धो, अपनी खेती खुद करो, अपना राजा स्वयं बनाओ। ये दस्तार सजाई, सिख के सिर पर ये दस्तार सजाई, जो तुमको गुलाम बना रहे हैं, जो तुम पर राज कर रहे हैं, और उनके लिए तुम अपना शासक खुद बनो। ये दस्तार, ये ताज पहनो। उन्होंने शस्त्र छीने, हमारी राजशाही छीन कर गुलाम बनाने के लिए हमारे शस्त्र छीने। गुरु साहब ने शस्त्र दिया, वो हमें झाड़ू पकड़ाते हैं। ये शस्त्र दिया गुरु साहब ने, अपनी रक्षा आप कर लो, अपनी रक्षा आप कर लो, अपना राजा स्वयं बन लो। जो संसाधन हमसे व्यापार के छीने थे, आज सिखों में देखिए बड़े बड़े व्यापारी आपको सिख मिलेंगे।
उनके नीचे में जाइए, आगे उनके पिछले इतिहास पर जाइए। वो भी किसी चमार जाति से थे, वो उनमें भी कोई भंगी जाति का था, लेकिन वो जाति से बाहर निकल कर, आज जात उसका मुद्दा नहीं है, इसलिए वो एक उद्योगपति है, इसलिए वो कारपोरेट है, इसलिए वो राजा है, वो सोच रखते हैं राज करने की। यहीं पर इसके बाद हम आगे बढ़े। पेरियार साहब क्या बताया, हमें गुलाम बनाया, धर्म का हमें गुलाम बनाया। आप भक्ति कीजिए, भगवान करेगा आपके लिए, भगवान के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, अगरबत्ती लगाते रहो, उस पे चढ़ावा चढ़ाते रहो। पेरियार साहब ने दिखाया, गाड़ियों में, गली नुक्कड़ों पर इन भगवानों को थप्पड़ मार मार के बताया, अरे जो खुद को नहीं बचा सकता वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। उसके मंदिरों के अंदर मासूम बच्चियों के बलात्कार होते, उनकी चीखें उस भगवान को सुनाई नहीं देती। जब तुम घोड़ियों पर बैठते हो, तुम्हारे ऊपर नृशंस हत्या कर दी जाती है, वो भगवान तुम्हारे लिए आता नहीं, उसके ऊपर तुम चढ़ावा देने जा रहे हो, उसके ऊपर तुम अपना करता धरता मनाने जा रहे हो। ये गुरु साहब ने दिया, गुरु साहब ने दिया। हमारे साहब मान्यवर पेरियार साहब ने दिया, थप्पड़ मार मार के हमें जगाने की कोशिश की कि आप जागो, ये खुद को नहीं बचा सकता, ये तुमको, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। इन्होंने गुलाम बनाया हमारी महिलाओं को। अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे मजबूत कड़ी जो इन्होंने बनाई, हमारी महिलाओं को गुलाम किया। कल जो हमारी महिलाओं को उठा कर ले जाते थे, वो किस प्रदेश से लाई गई है, किस क्षेत्र से वो महिला लाई गई है, इसकी पहचान रखने के लिए लोहे के कान में पहनाए गए, लोहे के हाथों में पहनाए गए, जंजीरें पैरों में पहनाई गई, नाकों में छेदा गया। हाँ, नाक में छेदा गया, ये फलानी उत्तर प्रदेश की है। हाँ, इसका कान छेदा गया, ये फलानी पंजाब की है। ये पहचान के लिए इन्होंने जो बनाए, आज हमारी महिलाओं से श्रृंगार पहना करके, सोना बना करके, उनके उद्योगपति उनको धनाढ्य बनाने के लिए हमारी महिलाएं उसे अपने श्रृंगार समझ रही है, अपना सुहाग का प्रतीक समझ रही है। ये इससे बड़ी विडंबना है कहीं? सुहाग के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही है। अभी भी महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि करवा चौथ, आज जिस चांद पर वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं, उस चांद पे लोग वहां पर अपने मलमूत्र भी त्यागते होंगे, लेकिन महिलाएं उस चांद को देखकर अपने पति की रक्षा की उम्मीद कर रही है। ऐसी ऐसी धार्मिक विडंबनाओं से हमारे लोगों को बांधा गया है। हमें इससे मुक्ति होने की जरूरत, इससे मुक्त होने की जरूरत है। जब इस 16 श्रृंगार को त्याग कर महिलाएं मेरी तरह शस्त्रधारी बनेंगी, तो फिर किसी महिला को जंतर मंतर पर पहलवानी के लिए आंदोलन करना नहीं पड़ेगा। पहलवान हुई, वो महिलाएं पहलवान थी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बचा सकी। उसकी पहलवानी किस काम की? किस काम की है उस महिला की पहलवानी? उसने खेल बनाया अपनी पहलवानी को, जीविका चलाने के लिए, पैसा कमाने का साधन बनाया। वो महिला उस पहलवानी को अपनी रक्षा का साधन बनाती तो किसी बृजभूषण की औकात नहीं थी कि उसे छू भी लेता। ये गुरु साहब ने दिया। आज जो वस्त्र, ये जो पोशाक मैंने धारण की है खालसा की, गुरु साहब ये शक्ति देते हैं कि खालसा न महिला है न पुरुष, खालसा शूरवीर है। मैं जो पोशाक पहनती हूँ, ये गुरु महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज की लाडली हूँ। ये प्रतीक है कि मैं उनकी लाडली हूँ, और मैं एक नहीं 1.25 लाख हूँ। मैं जो पोशाक पहनती हूँ, मेरे पति भी यही पहनते हैं, मेरे बच्चे भी यही पहनते हैं। ये महिला और पुरुषों को समानता का दर्जा ये दिया गुरु साहब ने। इसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो कांशी बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी भी सोच क्या थी? राजशाही। ये लोग चाहते हैं कि हम धर्म में उलझे रहे, हम जातियों में उलझे रहे। क्यों भाई? ऊपर उठ जाओ। हमारे महापुरुषों ने हमें क्लास बेस के आधार पर इस संविधान को बनाया है, जाति पर नहीं बनाया है। जाति हमारा मुद्दा ही मत बनाइए, हमें जरूरत नहीं। वो दौड़ कर आएंगे, वो आएंगे हमें आरक्षण देने के लिए जब हम जाति की परवाह नहीं करेंगे। वो हमारे आगे हाथ टेकेंगे, आरक्षण ले लो, हमें वोट दे दो, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। ये सत्ता की लड़ाई है, ये आरक्षण का हमारा मुद्दा नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए 1 रुपए किलो चावल पर हम जो जीने की उम्मीद रख रहे हैं, उनके आगे भीख मांगते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, छत के लिए हम उनके आगे भीख मांगते हैं।
जब हम उनके सामने भिखारी बनकर खड़े होंगे, फिर हम राजशाही के सपने देख सकते हैं क्या? जिसके लिए हम उनके आगे हाथ फैलाकर खड़े, अपना पेट पालने के लिए, अपने सर पर छत के लिए, तो क्या हम राजशाही के सपने? ये हास्यास्पद है। हमें जिस तरीके से हमारे गुरु साहब ने, हमारे देश के वीर पुरुषों ने, पेरियार का सपना वही था राजशाही का, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना वही था राजशाही का, गुरु नानक साहब जी का वही था, वहां से 10 गुरु तक गुरु गोविंद सिंह जी का सपना यही था राजशाही का, बिरसा मुंडा जी का सपना था कि हम राज करें। उस राज से हमारा ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये सारे जो हथकंडे अपनाए हुए हैं, हमें इन्हें छोड़कर सिर्फ सत्ता की तरफ अपना ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। इनके 1 रुपए किलो चावल ये दौड़ कर आएंगे हमें देने के लिए, हमें मांगने जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा है, सब कुछ हमारा है। इतना मैं इस बात से लेकर कहती हूँ कि 2004 से लेकर आज की तारीख तक इन संघर्षों पे मैंने जब से कदम रखा है, जब से मैंने अपने होशो हवास संभाले हैं, मेरे परिवार को इस तरह से प्रताड़ित किया गया है। आप 1 मिनट के लिए, अभी बिजली चली गई थी, आप लोगों के लिए यहाँ बैठना मुश्किल हो गया था। 2004 से आज तक लड़ाई लड़ने की वजह से मेरे घर में बिजली नहीं है, सरकारी बिजली नहीं है मेरे घर में। लेकिन बिजली कहाँ से लेनी है ये मुझे सोचना है। अगर मुझे अपनी जगह पर राज करना है तो मुझे उनके आगे भीख नहीं मांगनी है। 24 घंटे लाइट जलती है मेरे घर में, लेकिन मैं सरकार से बिजली की मोहताज नहीं। साथियों, 1 रुपए चावल राशन, इन्होंने सोचा इसकी नौकरी छीन लेंगे, ये लड़ेगी कैसे। मैं सरकारी नौकरी में थी, नर्स थी मैं, 2016 में मैंने रिजाइन किया। अगर नौकरी छीन ले तो ये लड़ेगी कैसे। नौकरी छीनने के बाद वो मुझे कितना देते, ज़्यादा से ज़्यादा मैं नौकरी में कितना कमा लेती। कमाने के बाद आखिरी मेरी पेंशन 7-8 लाख रुपए में आकर के मेरा खत्म हो जाता सारा। आज फिर भी मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरा परिवार खुशहाली से चल रहा है, क्योंकि मैं हिम्मत के साथ लड़ रही हूँ। मैं खड़ी हूँ दम पर, और ये सरकार को मैं दिखाती हूँ। नवीन जिंदल जो हमारे यहाँ सारा सरकार ने उसके हाथ में हमारे सारे गांव, सारी तहसीलें बेच दी है उस कारपोरेट के हाथ में। मेरा अकेला परिवार है जो खड़ा है, डटा हुआ है कि चाहे जो हो जाए। वीडियो बाड़ी ना बिक सकता है ना झुक सकता है, अगर होगा तो वीडियो बाड़ी सिर्फ फतेह करेगा। साथियों, ये हमारे गुरुओं की शिक्षा है। हमारे गुरुओं की शिक्षा को जब हम अमल करेंगे, हमारे अंदर राजशाही आएगी, 100% आएगी। लेकिन हम उनके आगे भीख मांग कर रोना रोएंगे कि हमें नौकरी दे दो, हमें खाना दे दो, हमें घर दे दो, हमें ये फलाना दे दो। आप राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा कभी भिखारी नहीं होता। इन्हीं बातों के साथ में भारतीय द्रविड़ पार्टी, बहुजन द्रविड़ पार्टी को मैं अपनी सारी शुभकामनाओं के साथ में, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जीवनमाला साहब जी, हमारे अशोक जी जो प्रवक्ता हैं हमारे नेशनल, और तीरथ साहब जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, सावित्री जी, सीता जी, हाँ आप मैडम, सारे लोग जो आए, जिन्होंने इतनी जुझारूता से लोगों का उत्साह को बढ़ाया है, इन सबको मैं फिर अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।